Let's start. A very good morning to all of you. And we'll be starting now DCN, that is Data Communication and Network. Data Communication Network में हम लोगों ने एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन करना था और हम लोग उसको कर रहे थे. हम लोग अभी जो करने वाले हैं वो है एरर डिटेक्शन मेथड्स. What are the methods through which we can detect an error? तो ये जो एरर डिटेक्शन मेथड है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है और काफ़ी कुछ इसमें पढ़ना है, तो हम लोग इस पे ध्यान देंगे. वी विल बी sharing, आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन. ये देखिए मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है स्क्रीन को, तो उसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि आपका जो एरर डिटेक्शन मेथड्स हैं वो क्या क्या हैं. ठीक है, अब ये देखिए एरर डिटेक्शन मेथड्स. तो एरर डिटेक्शन मेथड्स में क्या है? सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर डिटेक्शन मेथड्स आर एज अंडर. ठीक है, यहाँ पे एरर डिटेक्शन मेथड्स दिए हुए हैं. 3 एरर डिटेक्शन मेथड्स हैं. पहला है पैरिटी चेकिंग, दूसरा है चेकसम एरर डिटेक्शन, पैरिटी चेकिंग, चेकसम एरर डिटेक्शन, और सीआरसी जो कि आपका साइक्लिक रिडंडेंसी चेक कहलाता है. सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. तो ये 3 तरह के जो है एरर डिटेक्शन मेथड्स होते हैं. तो हमेशा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एरर डिटेक्शन, तो उसमें सबसे पहले आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग जो है सबसे पहले ये देखेंगे कि एरर डिटेक्शन मेथड्स में जो आप लोगों के लिए यूज किया गया है वो है पैरिटी चेकिंग, और उसके बाद चेकसम एरर डिटेक्शन, और उसके बाद साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. तो ये तीनों ही चीजें आपको दिख रही हैं. Before thinking of correcting the errors introduced in databits, जो भी databits में errors डिटेक्ट हुए हैं या errors आ गए हैं, सबसे पहले उनको करेक्ट करने से पहले ये जानना जरूरी कि हाउ टू डिटेक्ट देम. करेक्ट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि पहले वो डिटेक्ट होगा तभी तो करेक्ट होगा. तो पहले हम लोग डिटेक्ट करना सीखेंगे. तो सम ऑफ द पॉपुलर एरर डिटेक्शन मेथड्स हैज बीन शोन अबाउ. ये जो आपका 3 अलग अलग एरर डिटेक्शन मेथड हैं, यही आपके एरर डिटेक्शन मेथड्स हैं. और ये क्या क्या हैं ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. ये देखिए, सबसे पहला है पैरिटी चेकिंग. नाउ पैरिटी चेकिंग है क्या? पैरिटी चेकिंग है द सिंपलेस्ट टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग एरर्स. पैरिटी चेकिंग क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग एरर्स. ये आपका सबसे सिंपल तरीका है एरर को डिटेक्ट करने का. और ये क्या है? क्या इट इज टू ऐड एन एक्स्ट्रा बिट नोन एज पैरिटी बिट. हम लोग इसमें एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं जिसको कि हम लोग पैरिटी बिट कहते हैं. टू ईच वर्ड, हमेशा जब भी वर्ड जाता है, जब भी आपका डेटा बिट जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? एक बिट को ऐड कर देते हैं. We add an extra bit known as parity bit to each word being transmitted as shown in the below figure. तो ये जैसा आपको दिखाया गया है यहाँ पर वो चीजें डाल दी जाती हैं. यहाँ पे देखिए कुछ सिग्निफिकेंट बिट है, तो इसको बोलते हैं आपका MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. यही आपका पैरिटी बिट आपको ऐड किया गया. ये पैरिटी बिट है, ऐड किया गया. ये पैरिटी बिट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑड और एक होता है इवन. तो इवन पैरिटी बिट और ऑड पैरिटी बिट 2 टाइप के बिट होते हैं. और यहाँ पे ये 7 बिट का डेटा है, तो टोटल आपका 8 बिट हो गया. एक होता है MSB, एक होता है LSB. LSB क्या होता है? LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, और MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ठीक है, यहाँ पे M आपका मिट गया है. तो एनीवेज MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. और ये टोटल जो है आपका 7 बिट का है, और ये पैरिटी बिट आपका 8 बिट हो जाता है. तो ये आपका फॉर्मेट है किस चीज का? ये आपका फॉर्मेट है जिसमें कि आपका वर्ड के साथ जो पैरिटी बिट
किस तरीके से अटैच होता है उसका फॉर्मेट है। जब भी आपसे मेथड्स पूछा जाए तो पेयरिटी चेकिंग लिखिएगा, पेयरिटी चेकिंग में ये डायग्राम जरूर बना दीजिएगा। हालांकि आपको सबके लिए बनाना होगा, पेयरिटी बिट, चेकसम फॉर एरर्स, तो सीआरसी सबके लिए बनाना होगा। तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको सारी चीजें इसमें लिखनी पड़ेगी। ये आपका मैक्सिमम जो है हमेशा हमें 6 नंबर क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो पेरिटी बिट है वो इवन और ऑड होता है। फॉर्मेट ऑफ ट्रांसमिटेड वर्ड विथ पेरिटी बिट, यही आपका पूरा फॉर्मेट है। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होगा कि ये एमएसबी है और इधर आपका एलएसबी है, जो कि लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाता है। फॉर्मेट ऑफ ट्रांसमिटेड वर्ड विथ पेरिटी बिट, या यही फॉर्मेट आपको दिया गया है, यही फॉर्मेट है जिसको तहत हम लोग काम करते हैं। द एमएसबी ऑफ एन 8-bit word is used as parity bit। जो MSB है मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जो 8 बिट का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, MSB ऑफ एन 8-bit वर्ड इज यूज्ड एज पेरिटी बिट, तो उसको पेरिटी बिट के रूप में हम लोग लेते हैं। एंड द रिमेनिंग 7 बिट्स आर यूज्ड एज डेटा, बाकी का जो 7 बिट है वो डेटा के रूप में लिया जाता है। The parity bit of 8-bit is transmitted word can be either even parity or odd parity। ठीक है, तो द पेरिटी बिट जो है वो क्या है, द पेरिटी बिट ऑफ 8-bit ट्रांसमिटेड वर्ड कैन बी आइदर इवन पेरिटी, इसको हम लोग इवन पेरिटी बोलते हैं, या फिर ऑड पेरिटी बोलते हैं। इवन पेरिटी मीन्स द नंबर ऑफ वंस इन द गिवन वर्ड। तो इवन पेरिटी किसको बोलते हैं, इट इज द नंबर, इट मींस द नंबर ऑफ वंस इन द गिवन वर्ड इंक्लूडिंग द पेरिटी बिट शुड बी इवन। तो ये जो आपका वर्ड है, इवन पेरिटी मींस द नंबर ऑफ वंस इन द गिवन वर्ड इंक्लूड्स द पेरिटी बिट शुड बी इवन। 2, 4, 6, 8 इस तरीके से आपका पेरिटी बिट होता है। इवन पेरिटी का मतलब ही होता है या तो 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, इस तरीके से 2, 4, 6 के रूप में जाता है। ऑड पेरिटी मीन्स द नंबर ऑफ वंस इन द गिवन वर्ड इंक्लूडिंग द पेरिटी बिट शुड बी ऑड, जो कि 135 होगा, है ना। तो ये आपका ऑड पेरिटी होता है। अब ये होता क्या है कि यहाँ पे देखिए, द MSB ऑफ 8-bit वर्ड इज MSB एज पेरिटी बिट, 7 बिट्स आर यूज्ड, जो कि द पेरिटी बिट ऑफ 8 बिट्स आर ट्रांसमिटेड वर्ड कैन आइदर बी पेरिटी और इवन पेरिटी होता है या ऑड पेरिटी होता है। इवन पेरिटी का मतलब होता है जो नंबर ऑफ वंस जो जाएंगे, जो नंबर ऑफ वंस होंगे वो 2, 4, 6 के रूप में होंगे, और इवन ये इवन पेरिटी हो गया। और जो ऑड पेरिटी होगा उसका मतलब क्या होगा, जो नंबर ऑफ वंस हैं वो क्या होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे या 5 होंगे। तो ये 1, 3, 5 और 2, 4, 6 का क्या होता है कि इसी को काउंट कर लिया जाता है, इसीलिए ये इवन पेरिटी, ये जो पेरिटी बिट है इसीलिए लगाया जाता है ताकि इसको काउंट कर लिया जाए। और इसको काउंट कर लिया जाता है, और जब रिसीव करता है डेटा, जब डेटा रिसीव होता है तो उसमें इसी इवन पेरिटी या फिर इवन पेरिटी है कि आपका ऑड पेरिटी है, इसको चेक कर लिया जाता है। तो उससे पता चल जाता है कि इस डेटा में एरर है या नहीं है। तो ये डिटेक्शन का तरीका, पहला तरीका है। नेक्स्ट आपका है, देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पे क्या है, चेकसम एरर डिटेक्शन। तो चेकसम एरर डिटेक्शन के लिए जो है ये आपका नेक्स्ट तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। चेकसम क्या होता है, चेकसम एरर डिटेक्शन एज डिस्कस्ड सिंपली पेरिटी कैन नॉट डिटेक्ट टू और इवन नंबर्स ऑफ एरर्स। तो पेरिटी चेक से पूरा का पूरा चेकिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑड और नंबर ऑफ इवन तो हम लोग 1 का चेक कर लेंगे, लेकिन हम लोग ये नहीं कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ पे एरर है, कौन कौन से बिट पर एरर है। तो ये दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एज डिस्कस सिंपल पेरिटी कैन नॉट डिटेक्ट 2 और इवन नंबर्स of errors within the same word. One way
to overcome this problem is to use a kind of 2-dimensional priority. तो इसके लिए जो है 2-dimensional priority का भी यूज करते हैं हम लोग. As each word is transmitted and it is added to the previously sent word. तो जो आपका word है, as each word is transmitted and it is added to the previously sent word. जो जितना भी आपका word जो send किया गया है वो कितना send किया गया है उसके अनुसार जो है हम लोग चेक करते हैं कि आपका जो वर्ड ट्रांसमिटेड है उसमें कितना ऐड किया गया है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज ईच वर्ड इज ट्रांसमिटेड. जैसे ही हर वर्ड को ट्रांसफर किया जाता है या ट्रांसमिट किया जाता है, इट इज एडेड टू द प्रीवियसली सेंड. तो जो पहले से सेंड किया हुआ है उसका एडिशन इसमें रहता है. प्रीवियसली सेंट वर्ड, जो भी वर्ड पहले भेजा गया है उसका जो है इसमें कुछ इसमें बताया गया होता है कि पिछला बार में कितने वर्ड में कितने बिट कौन कौन से गए थे. तो इसीलिए जो है कितना 0 गया, कितना 1 गया. एंड द सम ऑफ रिटेन्ड एट द ट्रांसमीटर. तो उसका जो सम है वो ट्रांसमीटर के पास पहुंचता है. तो ईच सक्सेसिव वर्ड इज एडेड इन दिस मैनर. तो हर मतलब जैसे पिछला जो वर्ड गया उसका ऐड करके कंक्लूजन जो है नेक्स्ट आने वाला जो वर्ड होता है उसके साथ डाल दिया जाता है. तो उससे मैच करा लिया जाता है. तो उससे मैच हो जाता है कि किस तरीके से जो पिछला वाला जो हमारे पास आया है डेटा वो क्या था और अभी क्या फिर से जो भेजा गया है वो उसमें क्या डिफरेंट चीज़ें हैं. तो ये चीज़ जो है इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जो सक्सेसिव वर्ड है उसमें क्या ऐड किया गया है, किस तरीके से क्या मैनर से ऐड किया जा रहा है. एंड एट द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन द सम इज कॉल्ड द चेकसम. तो जैसे ही आपका जो सम हो जाता है तो लास्ट जो ट्रांसमिशन जब खत्म होता है, मतलब समझिएगा कि आपका जो वर्ड ट्रांसमिशन हो रहा है कोई जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा डेटा एक ही बार जाए. एक ही बार तो जाता नहीं है. तो डेटा कैसे जाता है, वर्ड बाय वर्ड जाता है. ठीक है. तो पूरा का पूरा वर्ड तो ट्रांसमिट हुआ नहीं है. तो जब आपका एक वर्ड ट्रांसमिट हुआ तो उसका जो डिटेल्स है वो दूसरा आने वाला वर्ड में होता है. तो उसमें जो डिटेल्स डाल दिया जाता है कि पहले में आपका इतना बिट ट्रांसफर हुआ, तो उसका जो है मैसेज उसमें होता है. तो उससे ये पता चल जाता है कि अच्छा जो पहले वाला हमने रिसीव किया वो सही रिसीव किया. ठीक है. तो ईच सक्सेसिव वर्ड, वैसे ही जो है जितने भी वर्ड्स आते हैं वो प्रीवियसली जो पहले गए हुए वर्ड है उसका भी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं. तो उससे हमें पता चलते जाता है कि जो पहले वाला जो वर्ड भेजा गया था वो कितना भेजा गया था. और लास्ट में क्या होता है कि जितना भी वर्ड भेजा गया उसका सम जोड़ करके भेज दिया जाता है. तो उससे क्या होता है कि आपको लास्ट में पता चल जाता है कि अच्छा टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो हमारे पास आए हैं वो कितने आए हैं. तो दैट इज कॉल्ड द एट द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन द सम. उसको सम बोलते हैं, इसीलिए उसको चेक सम बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ऐसा सम है जिससे कि नंबर ऑफ बिट्स को चेक किया जाए, इसीलिए चेक सम. ठीक है. तो ये याद रखिएगा कि किस तरीके से ये चेकसम यूज होता है. अप टू दैट टाइम इट इज सेंट. द एरर्स नॉर्मली अकर इन द बर्स्ट. तो ये जो एरर्स हैं जनरली बर्स्ट में आकर होते हैं. द parity check method is not useful in detecting the errors under conditions like errors introduced by external interface. अब इसमें एक चीज दिक्कत आती है. दिक्कत ये आती है कि जो पेरिटी चेक मेथड है वो यूजफुल नहीं हो पाता है अगर मान लिया कि एरर्स जो है बाहरी एरर्स, उसमें एक्सटर्नल इंटरफेस के कारण कोई एरर आ जाए तो उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है. जिसमें कि क्या होता है कि बीच में ही रास्ते में ही कुछ बिट्स में गड़बड़ी आ जाती है. हाँ, ये एरर्स अगर बनते वक्त ही इंट्रोड्यूस हो गए हैं तब तो ये पता चल जाएगा. जब एरर आपका, जब डेटा आपको यूज होने वाला है या फिर डेटा जब भेजा जा रहा है उस समय किसी वजह से जो है दिक्कत आई है तब तो वो ठीक है. लेकिन अगर वो डेटा उस समय नहीं है, उसमें कुछ एरर आया है और बाद में एरर्स आए हैं जो कि ट्रैवलिंग के दौरान आए हैं एरर,
तब उसमें क्या होता है कि अगेन जो है ये पैरिटी बिट में दिक्कतें आ जाती है, ये सही इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो इसको जो है एक्सटर्नल इंटरफेस के कारण जब भी कोई एरर आता है, जैसे लाइटनिंग हो गया या फिर कुछ डेटा लॉस हो गया कुछ दूसरे रीजन से, कोई दूसरा जो है वायर के साथ जो है कनेक्शन हो गया, कई बार होता है ना कि दो वायर आपस में सट गए, तो उस तरीके की कोई चीजें होती है तो उसमें जो है बिट्स में एरर आ जाते हैं। तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, बर्स्ट एरर कहते हैं। याद रखिएगा कि बर्स्ट एरर क्या है, बर्स्ट एरर्स आर द एरर्स व्हिच इज इंट्रोड्यूस्ड एक्सटर्नली बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेसेस। तो ये याद रखिएगा। The checksum error detection methods can be used successfully in detecting such errors. तो जो चेकसम है, जो एरर डिटेक्शन मेथड में जो चेकसम यूज किया गया है, वो दैट कैन बी यूज सक्सेसफुली इन डिटेक्टिंग सच एरर्स। तो ये उस तरीके के एरर को जो है डिटेक्ट करने के लिए चेकसम थोड़ा ज्यादा फ्रूटफुल हो जाता है, क्योंकि चेकसम तो मान के चला है कि कितना जीरो गया कितना वन गया ये तो जोड़ लेता है, सम बता देता है। तो वो जो है जब सम बताता है और बीच में जब कोई एरर आ रहा है तो इसका मतलब है कि सम से मैच नहीं करेगा, मैच जब नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम आएगा तो पता चल जाएगा कि एरर डिटेक्ट मतलब एरर है, ये तो पता चल जाएगा, एरर डिटेक्ट हो जाएगा। इन दिस मेथड अ चेकसम इज ट्रांसमिटेड विथ एवरी ब्लॉक ऑफ डेटा बाइट्स, हर डेटा बाइट्स के साथ चेकसम भेज दिया जाता है। इन दिस मेथड 8 बिट accumulator is used to add 8 byte bits। तो इसमें जो है एक्यूमुलेटर जो है यूज किया जाता है और 8 बिट एक्यूमुलेटर इज यूज्ड टू ऐड 8 बाइट बिट्स। तो 8 बाइट जो है बिट्स में यूज किया जाता है ना। तो 8 बिट का जो एक्यूमुलेटर है वो यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, ताकि हम लोग 8 बाइट बिट्स को ऐड कर सकें, है ना, ऑफ अ ब्लॉक ऑफ डेटा टू फाइंड अ चेकसम बाइट, ताकि आपको चेकसम सही से आपके पास मिल सके। नोट द कैरियर ऑफ एमएसबी। कैरियर ऑफ एमएसबी कहने का मतलब जो कैरियर है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का आर इग्नोर्ड, उसको तो है उस समय जो है इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जो डेटा जाता है उसको इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि चेकसम गलत आता है। Finding out the checksum byte. Checksum is used by higher layer protocols. checksum जो है वो यूज किया जाता है हायर लेवल प्रोटोकॉल से, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं टीसीपी आईपी फॉर एरर डिटेक्शन। तो ये दो मेथड्स हम लोगों ने सीख लिए। तीसरा है सीआरसी। सीआरसी बोलते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कोड। तो ये क्या साइक्लिक रिडंडेंसी चेक क्या होता है कि ये कुछ पॉलिनोमियल कोड जैसा होता है इन विच बिट अ स्ट्रिंग इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो कुछ बिट जो है वो पॉलिनोमियल्स के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे बिट्स जिसमें कि आपको 8 बिट का डेटा है और उस 8 बिट के डेटा में 5 वंस हैं या 5 जीरोस हैं, तो उस तरीके के डेटा को जो है हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स विद कोएफिशिएंट ऑफ 0 and 1 ओनली, जिसमें कि कोएफिशिएंट 1 होता है या 0 होता है। पॉलिनोमियल एट्रीब्यूट्स यूजेस मॉड्यूलो टू अरिथमेटिक। इसको बस केवल पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आपका वही दो मेथड है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सीआरसी थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट है और थोड़ा सा वो समझने में भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसको 4-5 बार पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बुक रखिए, टेक्स्ट बुक से पढ़िए थोड़ा समझने के लिए। पॉलिनोमियल्स जो है अरिथमेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं और अरिथमेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि अगर आप लोग पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं अरिथमेटिक में तो आपको थोड़ा ढंग से समझ में आएगा। पॉलिनोमियल अरिथमेटिक यूजेस मॉड्यूलो टू अरिथमेटिक। मॉड्यूलो टू अरिथमेटिक क्या होता है वो आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं। तो मॉड्यूलो टू अरिथमेटिक में जो है वो क्या होता है कि डिफरेंट आपका जो
बिट्स है, उस बिट्स को फाइंड आउट किया जाता है कि वो किस के आइडेंटिकल है। एक्सॉर के आइडेंटिकल है तो आपका काम जो है पॉलिनोमियल में आसान हो जाता है। देखिए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज आइडेंटिकल टू एक्सॉर। एक्सॉर जॉर हम लोग पढ़ चुके हैं, जॉर जिसमें कि डिवीजन किया जाता है। फॉर सीआरसी कोड द सेंडर एंड रिसीवर शुड अग्री अपॉन अ जनरेटर पॉलिनोमियल जीएक्स। जनरेटर पॉलिनोमियल जीएक्स के रूप में जो है वो लिया जाता है। अ कोड वर्ड कैन बी जनरेटेड फॉर अ गिवन डेटा वर्ड मैसेज। एक कोड वर्ड जो है वो जनरेट कर दिया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर डेटा वर्ड, जो कि मैसेज के रूप में जनरेट कर दिया जाता है। पॉलिनोमियल mx विथ द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन, वो लॉन्ग डिवीजन के रूप में जो है पॉलिनोमियल कर दिया जाता है। दिस टेक्निक इज मोर पावरफुल देन पेयर्टी। अब ये जो टेक्निक है वो पेयर्टी चेक और चेकसम एरर डिटेक्शन से ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। सीआरसी इज बेस्ड ऑन बाइनरी डिवीजन, तो ये बाइनरी डिवीजन पे बेस्ड है। अ सीक्वेंस ऑफ रिडंडेंट वेट इज कॉल्ड सीआरसी एंड सीआरसी रिमाइंडर इज अपेंडेड। ये याद रखिएगा कि पेयर्टी चेक और चेकसम से ये ज्यादा फ्रूटफुल है, ज्यादा अच्छा है। इसमें जो है हम लोग पॉलिनोमियल पे काम करते हैं और पॉलिनोमियल में इसमें कोड जनरेट होता है। इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए जो यूज करते हैं वो जनरली जॉर के रूप में यूज करते हैं, है ना। तो ये 4-5 पॉइंट है जो कि आप याद रखिएगा, इससे ज्यादा आपको लिखना ही नहीं है। ये देखिएगा कि a sequence of redundant bit is called CRC and CRC remainder is append at the end of the data unit such as byte. The resulting data unit after adding CRC remainder becomes exactly divisible by other predetermined binary numbers. मतलब exactly अगर divisible हो गया तो इसका मतलब जो आपका डेटा आया था वो सही आया था। At the receiver, this data unit is divided by the सेंस बाइनरी नंबर। अच्छा, डिवाइडेड बाय द सेम बाइनरी नंबर, तो ये उसी सेम बाइनरी नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है। देयर इज नो एरर इफ द डिवीजन डज नॉट यील्ड एनी रिमाइंडर। अगर मान लिया कोई रिमाइंडर नहीं आता है तो इसका मतलब कि एरर नहीं है। अगर कोई रिमाइंडर आ गया इसका मतलब एरर है। बट अ नॉन जीरो रिमाइंडर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ एरर्स in the received data unit. Such an erroneous data unit is then rejected. तो ऐसा erroneous data जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दिस इज द होल आइडिया। तो ये आइडिया आपके पास है। इसके बाद इसमें मैंने एक छोटा सा आपको बताया भी है कि किस तरीके से डिवीजन होता है। ये डेटा वर्ड है 0011001100111, तो ये आपका डेटा है। अब इसमें डिवाइजर है 10101, तो ये आपका डिवाइजर है। चेक वेदर देयर आर एरर्स इन द रिसीव्ड कोड वर्ड, तो रिसीव्ड कोड वर्ड में चेक एरर है कि नहीं है। तो ये पर्टिकुलर आपका एरर है, ये पर्टिकुलर आपका डेटा है, डेटा बिट्स, उसको जो है डिवाइजर के रूप में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे 1010 के रूप में अब किस तरीके से जो डिवीजन होता है, जैसे डिवीजन होता है वैसे ही डिवीजन डिवाइड किया गया। तो एक बार इसको लिया गया है। अब ये आप डिवाइड करना जानते होंगे, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दिया है, इसको आप लोग पढ़िए समझिए, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ये तो मैथमेटिक्स है, इसमें आपको जो है वो आना चाहिए आप लोगों को, जिसमें कि आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जैसे 0 1 0 1 1 0 0 लिया है, यहाँ पे 1 टाइम लगेगा, तो 1 टाइम लगेगा तो यहाँ पे 1010 लिखाएगा। अब यहाँ पे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, जॉर कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो जॉर कंडीशन अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सीधा उल्टा हो जाता है। सेम बिट्स हैं तो 1 हो जाएंगे, डिफरेंट बिट्स हैं सेम बिट्स हैं तो 1 होंगे, और जो डिफरेंट बिट्स रहेंगे उसमें 0 हो जाते हैं। यही होता है ना जॉर कंडीशन में। तो यहाँ पे जो है सेम बिट 0 0 1 हो गए यहाँ पे, और फिर उसके बाद 0 1 जो है वो आपको 1 एक कैरी देंगे। तो यहाँ पे आपका जो 1 कैरी जाएगा, ये 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और उसके बाद फिर 1 0 जो है कैरी आएगा। तो यहाँ पर जो है आपका 0 1 1 फिर मिलेगा तो 0 हो जाएगा, और 1 1 0 तो होगा ही होगा। तो ये चीजें जो है आपको दिखेंगी। और यहाँ पे जो 1 है वो इस तरीके से लेंगे कि आपका जो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5वां भी आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 0 0 0 है, तो ये दोनों पे काम होगा। तो यहाँ पे जॉर कंडीशन अप्लाई होगा, इसलिए जो है मॉड्यूलो 2
मॉड 2 एडिशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा किस तरीके से डिवाइड किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर नंबर को। तो अगर कोई रिमाइंडर नीचे बच गया, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, तो इसका मतलब डेटा में एरर है। अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो डेटा में एरर नहीं है। तो these are the three conditions through which we can check the priorities. तो I hope I am able to explain you. इसको आप लोग देख लेंगे, समझेंगे। तो एरर डिटेक्शन मेथड्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आप लोगों को देखना होगा। अब यहाँ पे देखिए एरर करेक्शन भी है, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। एरर करेक्शन कैसे करेंगे? तो एरर करेक्शन जो है हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है कि ये देखिएगा, जब एरर डिटेक्ट हो गया तो एरर डिटेक्शन के लिए जो है हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि फॉर एरर करेक्शन देयर आर टू कंप्लीट डिफरेंट अप्रोचेस। तो एरर करेक्शन के लिए दो अलग अलग अप्रोच है। पहला ARQ, जो कि ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट फॉर रिट्रांसमिशन कहते हैं इसको, ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट फॉर रिट्रांसमिशन। और दूसरा है FEC, जो कि फॉरवर्ड एरर करेक्शन कहलाता है। तो दो हैं एरर करेक्शन के लिए, दो चीजें हैं, ARQ और FEC। ARQ ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट फॉर रिट्रांसमिशन, FEC फॉरवर्ड एरर करेक्शन, ये दो चीजें हैं। अब ARQ टेक्निक क्या है? तो ARQ सिस्टम, द रिसीवर कैन रिक्वेस्ट फॉर द रिट्रांसमिशन। तो ARQ क्या करेगा कि जैसे ही देखेगा कि एरर है तो भैया रिट्रांसमिट करो डेटा को, वो हम लोग जानते हैं। तो वही रिट्रांसमिट ऑफ द कंप्लीट, तो पूरा का पूरा कंप्लीट, अगर अगर ज्यादा एरर है तो पूरा का पूरा कंप्लीट डेटा को रिट्रांसमिशन करेगा, नहीं तो पार्ट ऑफ मैसेज को भी रिट्रांसमिट कर करके वो काम चला सकता है। तो ARQ सिस्टम, द रिसीवर कैन रिक्वेस्ट फॉर द रिट्रांसमिशन ऑफ द कंप्लीट और अ पार्ट ऑफ मैसेज इफ इट फाइंड्स सम एरर्स इन द रिसीव्ड मैसेजेस। कुछ मैसेजेस में ही अगर दिक्कत है तो पार्ट ऑफ द मैसेज से ही काम करा लेगा। दिस requires an additional channel called feedback channel। तो ये एक अलग एडिशनल चैनल को रिक्वायर करता है जिसको कि फीडबैक चैनल कहा जाता है, और वो जो है आपको रिट्रांसमिशन के लिए मदद करता है। ठीक है, दूसरा है FEC टेक्निक। इन FEC टेक्निक देयर इज नो सच फीडबैक, इसमें कुछ ऐसा फीडबैक वाली बातें नहीं होती हैं। ठीक है, फीडबैक पाथ एंड रिक्वेस्ट फॉर रिट्रांसमिशन, कोई रिट्रांसमिशन इसमें नहीं होता है। इसमें जो यूज होता है वो क्या है? मोस्ट ऑफ द कोडिंग टेक्निक्स यूजेस FEC। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई फीडबैक आपको नहीं दिया जाता, इसमें जो है कोई फीडबैक नहीं आता है, इसमें आपको जो है और नो सच फीडबैक पाथ एंड रिक्वेस्ट फॉर रिट्रांसमिशन, इसमें रिक्वेस्ट फॉर रिट्रांसमिशन की भी बातें नहीं की जाती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो एरर करेक्शन है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फॉरवर्ड एरर करेक्शन मतलब कि जो एरर है उसको क्या किया जाता है, उसको सीधे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, एरर को ही। तो एरर को फॉरवर्ड कर देने की दिया जाता है, किसको फॉरवर्ड किया जाता है? उसी पर्टिकुलर जो जहां से एरर, जहां से डेटा आया है, जैसे सेंडर को वो एरर भेज देता है। तो एरर जो सेंडर को भेजा गया, वो सेंडर समझता है कि जब वो एरर डेटा आ गया, जो भी डेटा आया वो पूरा का पूरा डेटा को फिर वापस भेज देता है। तो क्या हो जाता है, तो आपका जो डेटा है वो पता चल जाता है उसको कि अच्छा फिर से ये डेटा हमारे पास आ गया है, मतलब इसको कुछ नहीं करना है, इसको फिर से पूरा भेजना है। वो अपने आप ही रिट्रांसमिट, इसमें ये रिट्रांसमिट नहीं करता है, बल्कि अपने आप ही जो आपका TCP IP है वो खुद ही इसको रिट्रांसमिशन के लिए एग्री हो जाता है। एरर करेक्शन टेक्निक में ये जो ARQ है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। इन दिस एरर करेक्शन टेक्निक कोड्स आर जनरेटेड एट ट्रांसमीटर। तो जो ट्रांसमीटर है उसके पास जो है कोड जनरेट होता है बाय एडिंग अ ग्रुप ऑफ पेयरिटी बिट। जितने भी पेयरिटी बिट हैं उन सबको ऐड करता है और उसके बाद चेक करता है कि बिट्स कितने आए हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो है आपको इसमें मौजूद हैं। तो दीज आर द टू टेक्निक्स जिससे कि एरर करेक्शन होता है। तो याद रखिएगा इसको कि मैंने आपको जो है क्या क्या करा दिया आज। आज मैंने आपको एरर डिटेक्शन मेथड्स पढ़ा दिए,
उसमें पैरिटी चेकिंग बता दिया, चेकसम बता दिया, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक बता दिए, और उसके बाद एरर को करेक्ट करने के लिए दो चीजें बताई, एक हुआ ARQ और दूसरा FEC, है ना। तो ARQ क्या होता है? ARQ होता है ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट फॉर रिट्रांसमिशन, और दूसरा होता है FEC जो कि फॉरवर्ड एरर करेक्शन। जो भी एरर आया उसको हम लोग सीधे फॉरवर्ड कर देते हैं सेंडर को, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास विथ न्यू यूनिट। अब इसमें आपका कुछ बचा नहीं है, तो हम लोग न्यू यूनिट के साथ शुरू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।